नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकें फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिलकर करेंगे मॉरिशस के अगलेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेटी का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास प्रोजेक्ट की सौगात। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत शुरू होंगी अनेक परियोजनाएं। टीएमसी नेता और संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को बशीरहाट कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। सीआईडी ने संभाली जांच की कमान। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों को अयोग्य करार दिया। सभी 6 विधायक कांग्रेस पार्टी से हुए निष्कासित। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की मौत, करीब 20 लोग घायल। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद का किया ऐलान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने भी जताया दुख। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की आज होगी पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। देर शाम प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने की संभावना। यूएन में भारत ने पाकिस्तान और तुर्की दोनों को लगाई फटकार। कहा, कश्मीर मामले में दखल बर्दाश्त नहीं। तुर्की ने पाकिस्तान का किया था समर्थन। और आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अब से कुछ देर बाद मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेटी का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अगालेगा द्वीप पर 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया जाएगा। परियोजनाएं मॉरिशस के मुख्य क्षेत्र के साथ अगालेगा द्वीप के साथ संपर्क को मजबूत करेंगी और समुद्री सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेंगी। साथ ही सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करेंगी। इन परियोजनाओं का उद्घाटन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हाल ही में 12 फरवरी 2024 को दोनों नेताओं द्वारा मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड सेवाओं का शुभारंभ किया गया था। और आइए आपको सीधा ले चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे हैं, साथ में मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी। Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of Mauritius, Pravin Kumar Jagannath, Honorable Ministers, Honorable Members of the Mauritian National Assembly, Mr. Emmanuel Jasma,
Acting Resident Manager of Agaliga, Excellencies and distinguished guests, members of the press, all protocols observed. Good morning and namaskar. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome all of you to this special event to witness the joint inauguration of the airstrip of Agaliga, the St. James Jetty, and 6 small development projects. These key projects, which will undoubtedly transform the livelihoods of our fellow Agalians and of our Republic as a whole, will be inaugurated by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has already joined us through video conference, and the Honorable Prime Minister of Mauritius, Pravin Kumar Jagnant. Allow me to now invite our first speaker, Mr. Emmanuel Jasmin, the Acting Resident Manager of Agaliga, for his address. Honorable Pravin Kumar Jagnant, Prime Minister of Mauritius, His Excellency Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, Honorable Vice Prime Minister and Honorable Ministers, Honorable Parliamentary Private Secretary and Honorable Members of the National Assembly, the Secretary to Cabinet and the Head of Civil Service, Her Excellencies Srimati Nandini Singla and senior officers of the High Commissioner of India, the Chairperson of the Outer Island Development Board, the General Manager and staff of Outer Islands Development Corporation, distinguished guests, representatives of Afghans' rights and overseas specialist technicians, my brothers and sisters of Agaliga, ladies and gentlemen, bonjour, good morning, and namaste to everyone. It gives me an immense pleasure to welcome our Prime Minister, the Honorable Pravin Kumar Jagnant, the Prime Minister of India, His Excellency Shri Narendra Modi, the High Commissioner of India, Her Excellency Srimati Nandini Singla, and the whole delegation to Agaliga for the inauguration of the airstrip of Agaliga, St. James Jetty, and small development projects. This is indeed a momentous occasion for the people of Agaliga and those living in Mauritius, as the dream of our Prime Minister's father, the late Right Honorable Sir Anirudh Jagnant, has finally become a reality. The inauguration of these 2 major infrastructural projects, financed entirely by the Government of India, marks a new dawn for Agaliga and for many of us. It is a dream come true to have better connectivity to Mauritius and to the other parts of the world. For us Agalians, it is un nouveau soleil. That means a new beginning. Ladies and gentlemen, the new airstrip and jetty will not only provide us faster and safer means of transportation to the Agalians, it will also broaden their prospect for a brighter future. For long, our people have faced hardships as the old runway and old jetty was not suitable for operations during bad weather, and even emergency cases had to wait.
Our ancestors and the present generation have been facing tremendous difficulties. From now on, Agalega is open to the rest of the world. It is merely a couple of hours away from mainland Mauritius. Completion of this massive project is also a testimony for our strong relationship with India. It is a proof of our centuries-old relation. We are therefore grateful to the government of India to have taken up this project, which will remain a symbol of our brotherhood. Ladies and gentlemen, this project have not only seen the construction of world-class infrastructure, it is also help in forging new relations and friendship between the inhabitants of Agalega and the people of India. Through the project monitoring team, the staff of AFCONS, RITES, and the overseas specialist technician. We have together faced difficult situations during cyclones and the COVID-19 pandemic. For instance, our mutual support and cooperation has ensured that the islands of Agalega remain COVID-free for most of the time. It would also like to express my appreciation to AFCON for all the support and assistance provided to our community by way of several projects like renovation of church, renovation of memorial at South Island, office and workshop for Farm Agalega, football and volleyball playgrounds, pétanque court, and several other development projects. The help of the technical expertise provided in the repair and maintenance of our coconut oil extraction machine was most valuable to us. AFCON has therefore become a part of our community, and it celebrates all festivals with us like a family. There is no doubt that we will miss them after the move out of the island. I would also like to mention, in addition to the two major projects, the government of India has, through a great assistance, implemented 6 small people-centered projects, namely a library, a large shop, 2 kiosks, an administrative block, a fish landing station, and a community hall. All these projects, which we had always hoped for, will enhance our standard of living. Ladies and gentlemen, to conclude, I would like to express on behalf of the Outer Island Board and the Outer Island Development Corporation, the inhabitants of Agalega, and in my own name, our heartfelt gratitude to the government of India under the able leadership of His Excellency Sri Narendra Modi for the tremendous support and assistance extended to Agalega. I would also like to thank our Prime Minister to have kept Agalega among his priorities throughout his term. He has, just like his father, helped our dream become a reality. The present and future generation of Agalians shall always remember his dedication to ensure the development of even
the remotest part of Mauritius. Lastly, I would like to invite all the dignitaries present on this momentous occasion to be part of the great festivity that we have planned over the next 2 days and to enjoy the celebration of development and growth at our beloved Agalega Island. Long live the Mauritius and India friendship. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Emmanuel Jasmin. I now invite everyone to watch the following short video on the India-Mauritius Development Partnership. India and Mauritius share a long-standing bilateral relationship that spans several decades. Last year, the two countries celebrated the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations through a series of commemorative events. Reflecting the special ties, Mauritius was invited as a guest country to participate in the G20 summit during India's presidency. India has been proudly partnering with Mauritius in implementing various social and infrastructure projects aimed at improving the lives of Mauritians. The extensive development cooperation is one of the main pillars of the India-Mauritius relationship. Several important projects are currently in different stages of implementation. Extending this enduring partnership to the outer island of Agalega, and upon the request of Government of Mauritius, the Government of India has built an airstrip, a jetty, and support infrastructure and facilities under grant assistance, which are being inaugurated today. These facilities will enhance much-needed air and sea connectivity, strengthen maritime security, and foster socio-economic development of the island and the whole of Mauritius. Bringing Indian development assistance to the doorstep of every Mauritian, the Indian government is now executing 96 community development projects across Mauritius under a grant assistance, enhancing the well-being of all Mauritians, including those in Agalega and Rodrigues. Today, we are dedicating 6 such community development projects of India for the residents of both North and South Islands of Agalega. These include a fish storage facility, a community-cum-multi-purpose hall, a library with computers, a shopping center, boat alighting shelters on both North and South Island, and an office-cum-administrative quarters on the South Island. While working on these projects, the Indian workers of rights and AFCONs actively contributed to enhancing the well-being of the people of Agalega. They offered free technical workshops, built recreational facilities, classrooms, improved roads, renovated the church and memorial. Empowering Agaleans included providing sewing machines, coconut scraping machines and handicraft tools. The teams actively engaged in local celebrations and various community events. In the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, which lies at the heart of India's development cooperation, we look forward to these projects paving the way for a better life for all Mauritians, stronger ties between our two countries, and enhanced well-being and prosperity for everyone. Thank you for your attention. It is now my honor and privilege to invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and the Honorable Prime Minister of the Republic of Mauritius, Pravin Kumar Jagnnath, to jointly unveil the e-plaque for the airstrip of Agalega. I now invite the Honorable Prime Minister of India and the Honorable Prime Minister of Mauritius to jointly unveil the e-plaque for the St. James Jetty. I now invite the Honorable Prime Minister of India
and his counterpart from Mauritius to jointly unveil the e-plaque for 6 small development projects. The projects include the Centre Communautaire Village 25, the Bibliothèque du Nord, the La Fourche Fish Landing Station, the Boutique du Nord, the Centre Polyvalent Sainte Rita, and the Kiosque La Pointe du Nord et aussi du Sud. A big thank you to the Prime Ministers of India and of Mauritius for doing the honors. I now invite the Prime Minister of the Republic of Mauritius, Honorable Pravin Kumar Jagnat, to deliver his speech. His Excellency Shri Narendra Modi Ji, the Prime Minister of the Republic of India, my colleague ministers and parliamentary private secretaries, honorable members of the National Assembly, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and a hearty welcome to all of you to this historic event. Indeed, we are making history today on the islands of Agalega with the inauguration of the new airstrip, the new jetty, and several other development projects. This event marks another great moment for the remarkable and exemplary partnership between Mauritius and India. I wish here to heartily thank Shri Narendra Modi Ji for giving a totally new dimension to the Mauritius-India relationship and partnership. I also wish to express my deep gratitude to you, Shri Narendra Modi Ji, for taking time out of your busy schedule to honor us with your gracious presence on this momentous occasion. The setting up of the new airstrip and jetty facilities in Agalega is the fulfillment of yet another Mauritian dream, which many generations have lived in their hearts. This could not have been possible without the assistance of India, which has entirely financed these infrastructural projects. Shri Modi Ji, I wish to convey to you the profound gratitude of the government and the people of Mauritius for the special consideration you have given to our country ever since you assumed responsibility as the Prime Minister of the Republic of India. As your inspiring leadership and statesmanship radiates across the world, the people of India and the Indian diaspora have strongly established themselves as a global powerhouse of values, knowledge, and success. Today, the people of Agalega are very proud of the developments that are taking place on the island. India's support to our Republic is indeed far-reaching, and not later than yesterday, again, thanks to your special consideration towards our Republic, Mauritius became the first country to adopt the Jan Aushadhi scheme. This scheme will allow our country to source some 250 high-quality medicines from the Pharmaceutical and Medical Devices Bureau of India. It will ensure access to quality medicines from India for our population, especially the vulnerable. And the launching of this scheme in Mauritius will benefit our people at large and will impart further momentum to India's partnership with Mauritius.
It has been my vision and that of my government to spearhead development in every single part of our territory, since our people remain at the heart of our development goals. We are translating that vision into reality. Ladies and gentlemen, for far too long, Agalega had been relegated to the status of poor parent, and its infrastructural development needs received little attention from central government. The old runway here was constructed in the early 80s. It deteriorated over the years and posed serious risks both for the Dornier aircraft and its passengers and crew. Since 2003, several attempts had been made to upgrade the airstrip, but nothing concrete materialized. You know, when we look at the situation that prevailed in order to get access by sea to Agalega, which was also severely constrained owing to the inadequate infrastructure and facilities. At the same time, Mauritius had also had to address the growing need to reinforce its capacity and capabilities to ensure a better surveillance and monitoring of its vast exclusive economic zone. There was therefore an urgency to address those infrastructural deficiencies. The help of India was sought, and a memorandum of understanding was signed between our two countries during the memorable visit of Sri Narendra Modi ji to Mauritius in March 2015. That MOU reflected India's commitment to continually assist Mauritius in meeting its development goals. It satisfied the principles of mutual benefit and strict compliance with the sacrosanct principles of sovereignty and territorial integrity. There has never been any agenda for Mauritius to relinquish its sovereignty over the Agalega Islands, as some ill-minded persons, both in and outside Mauritius, have attempted to make believe. Likewise, there has never been any agenda to transform Agalega into a military base. Here, I wish to forcefully deplore and condemn the India bashing campaign that some people in Mauritius have fomented. I wish to make it clear, once again, that the agreement between Mauritius and India with regard to the new airstrip and jetty facilities in Agalega aims essentially at assisting us in upgrading and reinforcing our maritime security. The new facilities will provide the logistic platforms for a more effective surveillance and monitoring of our vast EEZ of 2.3 million square kilometers. We will henceforth be in a better position to initiate counter-piracy, counter-terrorism, counter-narcotics actions, fight human trafficking, and combat illegal, unreported, and unregulated fishing. The facilities will also be of paramount importance for emergency responses, including search and rescue, marine pollution, and humanitarian assistance. Moreover, these new infrastructure and facilities will generate significant economic activities and employment opportunities which, along with the 6 other projects
we have inaugurated today will go a long way towards improving the quality of life towards those of our Agalean brothers and sisters. This is only the beginning of a bright future for both the North and the South Islands. Ladies and gentlemen, I would like to heartily thank AFCON's rights, their employees, and all other officials from the High Commission of India and my office and the Outer Islands Development Corporation, who worked tirelessly to deliver these two major projects in, I must say, very challenging circumstances. Shri Modi ji, ladies and gentlemen, as I said earlier, a new page in the history of the Republic of Mauritius, particularly of Agalega, and of the Mauritius-India Special Partnership is being written today. Let me again thank the Government of India and particularly Prime Minister Shri Narendra Modi ji for helping us to realize such major transformational projects which will not only significantly enhance our capacity and capabilities in marine surveillance and security, but also meet our development objectives for the islands of Agalega. Long live India, long live Mauritius, long live India-Mauritius relationship. Allow me to convey a message in Creole. अगालिगा से मेरे प्यारे हमवतन, आपको मेरा नमन। ये अगालिगा के लिए एक ऐतिहासिक घड़ी है और मॉरिशस गणराज्य के लिए तथा भारत और मॉरिशस के बीच पाए जाने वाले विशेष संबंधों के लिए भी। इन नए मूल ढांचों और हवाई अड्डे से जुड़ी सुविधाओं के माध्यम से बड़े विमान यहाँ पर उतर सकेंगे। साथ ही जहाजों के लिए एक नई जेटी अगालिगा में अब एक वास्तविकता बन गई है। हमें भारतीय सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, जिन्होंने हमारी पुकार सुनी और पूरी तरह से इन दोनों परियोजनाओं की फाइनेंसिंग की है। आज डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ मॉरिशस और भारत को अगालिगा के निकट लाना संभव हो पाया है। आप सभी ने डिजिटल उद्घाटन में भाग लिया, जो मैंने भारतीय प्रधानमंत्री के सहयोग से किया। यहाँ पर हो रहे विकास को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं सदैव कहता हूँ कि हमारे टापू के चारों ओर विकास जारी रखना चाहिए। गणराज्य के लिए मेरी दृष्टि ये है कि हर एक टापू को विकसित करना। हमारे प्रत्येक हमवतन को उनके जीवन में आगे बढ़ना होगा। उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अवसर मिलना होगा। उन्हें ये प्रतीत होना चाहिए कि सरकार उनके हित में काम कर रही है और ऐसे मौके पैदा कर रही है जिनके माध्यम से उनके परिवार का और उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो। जैसे कि रोड्रिग्स को परिवर्तित किया गया, अगालिगा में भी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हमवतन अच्छी परिस्थितियों में अपने जीवन बिताने के साथ साथ विकास और बेहतरीन जीवन स्तर के साक्षी बने। हम सभी को पता है कि हवाई और समुद्री कनेक्टिविटी के बिना प्रगति संभव नहीं है। इसलिए ये आवश्यक था कि इन सभी सुविधाओं को कायम की जाए। भूतकाल में कुछ नेताओं ने कई बातें की, परंतु वे इस प्रकार की तरक्की करने में असफल रहे। मुझे गर्व है
कि मेरी सरकार के अंतर्गत हमने आपके सपनों को साकार किया है। अगालेगा उन्नति की राह पर हैं। अब से वो दिन समाप्त हुए जब कई सप्ताहों तक की प्रतीक्षा करनी होती थी मॉरिशस जाने के लिए और जरूरी सामान प्राप्त करने के लिए। साथ ही नई आर्थिक गतिविधियां भी विकसित की जा सकेंगी जिनके माध्यम से अगालेगा की अर्थनीति बढ़ेगी। जैसे कि रेजिडेंट मैनेजर ने कहा, इन 2 परियोजनाओं को अमल में लाने के साथ साथ कई सामुदायिक परियोजनाएं भी साकार की गई हैं जिनकी प्रतीक्षा यहाँ की जनता कर रही थी। आपके लिए एक पुस्तकालय का गठन किया गया है और इसके माध्यम से आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विश्व से संपर्क कर पाएंगे। एक बहुउद्देशीय कक्ष का भी गठन किया गया है जिसके जरिए बैठकें लगाई जा सकेंगी। मछेरों के लिए एक लैंडिंग स्टेशन, एक प्रशासनिक दफ्तर और विभिन्न सामानों की बिक्री के लिए एक अधिक बड़ा स्थल, ये सभी सुविधाएं आपकी दैनिक गतिविधियों में काम आएंगी। मैं इस पर भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम 50 आवास इकाइयों के निर्माण पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे कई प्रतिबंध हैं जिनको लेकर समाधान ढूंढना है, परंतु जैसे कि हम कहते हैं कि जब इच्छा हो तो समाधान मिल ही जाता है। मैं आपको ये आश्वासन दे रहा हूं कि हम सभी कोशिशें जारी रखेंगी जिससे कि अगालेगा अपनी देरी को पार कर सके। आप झूठी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये बुरे इरादे वाले लोग हैं जो आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर एक मिलिट्री बेस होगा। आप देख सकते हैं नया एयरस्ट्रिप और जेटी मॉरिशन गणराज्य द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यहाँ पर उपस्थित अगालेगा के मेरे हमवतन, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं और मेरी सरकार आपके हित में काम करती रहेगी। अगालेगा के लिए एक नया भविष्य, आज से हम इसके निर्माण की दिशा में चल पड़े हैं। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। We thank the Honorable Prime Minister of Mauritius for his address. I now invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to deliver his speech. Your Excellency, प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ जी, मॉरिशस मंत्रिमंडल के उपस्थित सदस्यगण, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, आज इस समारोह से जुड़े अगालेगा के वासी और सभी साथीगण, नमस्कार। पिछले 6 महीनों में प्रधानमंत्री जगन्नाथ और मेरी ये 5वीं मुलाकात है। ये भारत और मॉरिशस के बीच वाइब्रेंट, मजबूत और यूनिक पार्टनरशिप का प्रमाण है। मॉरिशस हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अहम भागीदार है। हमारे विजन सागर के अंतर्गत मॉरिशस हमारा विशिष्ट सहयोगी है।
ग्लोबल साउथ का सदस्य होने के नाते हमारी समान प्राथमिकताएं हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारे संबंधों में अभूतपूर्व गति आई है। हमने आपसी सहयोग में नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को नया स्वरूप दिया है। हमारे लोग पहले से भाषा और संस्कृति के सुनहरे धागों से जुड़े हैं। कुछ दिन पहले ही हमने यूपीआई और रुपे कार्ड जैसे प्रयासों से आधुनिक डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान की है। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे राजनीतिक संबंधों का अहम स्तंभ रहा है। हमारी विकास भागीदारी मॉरिशस की प्राथमिकताओं पर आधारित है, चाहे वो मॉरिशस की EEZ सुरक्षा से जुड़ी जरूरतें हो या फिर हेल्थ सिक्योरिटी। भारत ने हमेशा मॉरिशस की जरूरतों का सम्मान किया है। संकट कोविड महामारी का हो या तेल रिसाव का, भारत हमेशा अपने मित्र मॉरिशस के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। मॉरिशस के सामान्य मानवी के जीवन में सार्थक बदलाव हो, यही हमारे प्रयासों का मूल उद्देश्य है। पिछले 10 वर्षों में लगभग $1000 मिलियन की क्रेडिट लाइन और $400 मिलियन की सहायता मॉरिशस के लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई है। मॉरिशस में मेट्रो लाइन के विकास से लेकर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, सोशल हाउसिंग, ENT अस्पताल, सिविल सर्विस कॉलेज और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भागीदारी करने का सौभाग्य मिला है। फ्रेंड्स, आज का दिन हमारी विकास साझेदारी के लिए एक विशेष महत्व रखता है। मुझे हार्दिक खुशी है कि 2015 में अगालेगा वासियों के विकास के लिए मैंने जो कमिटमेंट की थी, आज हम उसे पूरा होते हुए देख रहे हैं। भारत में आजकल इसे मोदी की गारंटी कहा जा रहा है। मुझे विश्वास है कि जिन सुविधाओं का हमने मिलकर लोकार्पण किया है, इनसे ईज ऑफ लिविंग को बल मिलेगा। मॉरिशस के उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, मेनलैंड से प्रशासनिक सहयोग आसान होगा, सामाजिक और आर्थिक विकास को बल मिलेगा, मेडिकल उपचार के लिए इमरजेंसी इवैक्यूएशन और शिक्षा के लिए स्कूली बच्चों की यात्रा में सहायता होगी। फ्रेंड्स, इंडियन ओशन रीजन में अनेक पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियां उभर रही है। ये सभी चुनौतियां हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। इनसे निपटने के लिए भारत और मॉरिशस मैरीटाइम सिक्योरिटी के क्षेत्र में स्वाभाविक साझेदार है।
इंडियन ओशन रीजन में सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हम सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की निगरानी, ज्वाइंट पेट्रोलिंग, हाइड्रोग्राफी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, सभी क्षेत्रों में हम मिलकर सहयोग कर रहे हैं। आज अगालेगा में एयर स्ट्रिप और जेटी का उद्घाटन हमारे सहयोग को और आगे बढ़ाएगा। इससे मॉरिशस में ब्लू इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री जगन्नाथ जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने मॉरिशस में जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। मॉरिशस पहला देश होगा जो हमारी जन औषधि पहल से जुड़ेगा। इससे मॉरिशस के लोगों को भारत में बनी बेहतर क्वालिटी वाली जेनरिक दवाइयों का लाभ मिलेगा। एक्सेलेंसी, प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ जी, आपके दूरदर्शी विजन और डायनेमिक नेतृत्व के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम मिलकर भारत और मॉरिशस संबंधों को नई ऊंचाइयां दिलाएंगे। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। A big thank you to the Honorable Prime Minister of India for his address. We have been honored by his participation in this event. We now have come to the end of this joint inauguration of the airstrip of Agaliga, the St. James Jetty, and the 6 small development projects. We thank you very much for your attention. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से हमने देखा कि इस तरीके से न सिर्फ नई हवाई पट्टी बल्कि इसके साथ साथ जो जेटी है उसको काफी यहाँ हमने देखा किस तरीके से जो 2015 का एमओयू था उसका जिक्र भी किया। और न सिर्फ मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो 2015 में बातें कही गई थी वो पूरी हो रही हैं, बल्कि उसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं और हमारे जब निकटतम मित्र की बात करते हैं तो मॉरिशस है। फिर चाहे कोविड काल की हम बात करें या तेल रिसाव की जब समस्या आई थी, और पीएम के संबोधन की जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने आपसी सहयोग में नई ऊंचाइयों को यहां हासिल किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने यूपीआई और रुपे कार्ड के जरिए आधुनिक डिजिटल कनेक्टिविटी हासिल की है। भारत ने हमेशा मॉरिशस की जरूरतों का सम्मान किया है। अपने संबोधन के दौरान जो बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत मॉरिशस के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में $1000 मिलियन की क्रेडिट लाइन की सहायता मॉरिशस को प्रदान की गई है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि जिन सुविधाओं का विकास किया उससे इजी ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा, यानी किस तरीके से लोगों को जो सहूलियत है वो मिलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडियन ओशन रीजन में जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए भारत और मॉरिशस स्वाभाविक भागीदार हैं, जो कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से काफी अहम है। मॉरिशस में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पीएम जगन्नाथ की
उन्होंने सराहना भी की जिस तरीके से मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जन औषधि योजना जो है उसको हम यहाँ लागू करेंगे और आने वाले समय में भी हम भारत और मॉरिशस संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। तो ये कुछ बड़ी बातें कहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान। तो किस तरीके से देखिए, खास तौर से अगर देखा जाए जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरीके से जब हम मित्र की बात करते हैं तो ये कुछ खास बातें हमने आपको बताई। और फिलहाल हमारे साथ राजदूत अनिल कुमार त्रिनायक जी जुड़ चुके हैं, पूर्व सीनियर डिप्लॉय। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जब हम भारत और मॉरिशस के आपसी रिश्तों की बात करते हैं, ये कोई नया रिश्ता नहीं है, काफ़ी पुराना है, लेकिन इस रिश्ते को जो मजबूती है वो शायद अब मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं ये कहूँगा कि देखिए, सबसे पहले 1700 सदी में भारतीयों को ले जाया गया, फ्रेंच लोगों ने वहां पर ले गए मॉरिशस में। उसके बाद में जो ब्रिटिश थे, जब ब्रिटिश के अंदर में आया तो ब्रिटिश ने वहां पर फिर लेके गए लोगों को। तो भारतीय मूल के लोग 70% से ज्यादा हैं मॉरिशस में। तो एक हमारी नेचुरल कनेक्टिविटी है, P2P कनेक्ट है उनके साथ में, और हमारा कल्चरल और हिस्टोरिक भी जो है नाता मॉरिशस के साथ बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री ने जैसा आपने देखा कि कहा कि पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि हमारे रिश्ते मॉरिशस के साथ और भी प्रगाढ़ हो गए हैं। और ये जो आज उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है, जो कनेक्टिविटी जो आगे लेगा, जो वहाँ का एक आइलैंड है जिससे कनेक्टिविटी नहीं थी, उससे जेटी बनाई गई है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, मैरीटाइम कनेक्टिविटी बढ़ेगी लोगों के लिए, और उनके जो रोज की जरूरतें हैं, मैं समझता हूँ उसके बारे में ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो भारत ने अब तक $1 बिलियन से ज्यादा का डेवलपमेंटल असिस्टेंस और $400 मिलियन तक की जो है राशि दी गई है, ताकि उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हर किसी भी डोमेन में जिस चीज के बारे में आप सोचेंगे तो वो देंगे। तो ये दो चीजें हैं हमारे लिए कि मॉरिशस की जो लोकेशन है इंडियन ओशन में बहुत इंपॉर्टेंट है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, और प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र भी किया कि किस तरह से ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं इस वक्त में हम देख रहे हैं। और मॉरिशस की इंपॉर्टेंस भारत के लिए बहुत ज्यादा है, और वहां पर रुपी, अब देखा आपने, रुपे है, यूपीआई है, ये सारी चीजें कनेक्टिविटी अभी थी। फरवरी में मैं समझता हूँ शायद मीटिंग हुई थी, जी बिल्कुल, 12 फरवरी को श्रीलंका के साथ में जी। तो उसमें तीनों देशों ने ये यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। तो ये जो रिश्ते हैं बहुत स्ट्रांग हैं, और भारत पूरी तरह से मॉरिशस की सपोर्ट करता है। HADR के बारे में भी बोला गया कि किस तरह फर्स्ट रिस्पॉन्डर भारत रहा है, चाहे वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मॉरिशस जो है एक तरह से गेटवे है भारत के लिए अफ्रीका का, और भारत के लिए इन्वेस्टमेंट का गेटवे भी रहा है हमेशा से। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, सबसे कई जमाने में तो नंबर 1 पे रहता था मॉरिशस, जहां से मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता था। आज की डेट में भी ये पहले 5 देशों में है दुनिया के जहां से इन्वेस्टमेंट जिसके थ्रू रूट होता है, मतलब तो सागर, चाहे हमारी सागर स्ट्रेटेजी हो, चाहे हमारी डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी हो, सबका उद्देश्य सिर्फ यह है कि भारत उन लोगों की मदद जैसी वो चाहते हैं, उनके लोगों के लिए चाहते हैं, उस तरह से करता है, ना कि जैसा कि बहुत से दूसरे देश हैं उनका एक बड़ा एजेंडा होता है या वो अपने आप थोपना चाहते हैं। ये भारत की नीति नहीं है, और ये प्रधानमंत्री ने कहा। जी अनिल जी, और ये काफी महत्वपूर्ण है जैसा आपने कहा कि क्योंकि दुनिया की जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला जो देश है वो मॉरिशस की अगर हम बात करें, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जो बड़े देश हैं उनका एक अलग ही रूप निकल कर आता है, लेकिन भारत जो कि विश्व मित्र की पहल पर आगे बढ़ रहा है, हर एक देश को अपनी तरफ से जो सहायता मुहैया हो सकती है वो प्रदान कर रहा है। लेकिन ये जो रिश्ते हैं, खासतौर से इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, आर्थिक रूप से तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सुरक्षा जो है वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जी हाँ, सुरक्षा देखिए, इंडियन ओशन हमारे, तो हम रेजिडेंट पावर हैं इंडियन ओशन में, तो भारत के लिए तो इंडियन ओशन में अगर कोई भी थ्रेट होती है, और आप जानते हैं कि जैसा अभी हमने देखा रेड सी में, बाबल मंदब में, और उधर जो अटैक्स हुए हैं हुतीस के, तो उस सब से भी जो है फर्क पड़ता है। इसके लिए जितने भी हमारे मित्र देश हैं, जो हमारे सबके ग्रोथ की बात सागर उसमें भारत करता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करता है, उनके इकोनॉमिक जो जोन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो भारत ने उन कंट्रीज की कैपेसिटी बिल्डिंग करी है, साथ साथ उनको एक असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया है जब जब उनको जरूरत हुई। और अब तो अनिल जी वो योजनाएं भी अपना रहे हैं, जन औषधि योजना का उन्होंने यहाँ जिक्र किया। देखिए, हेल्थ जो है वो पेंडेमिक के बाद में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुनिया के सामने आया है, और उसमें भारत ने सबसे ज्यादा अच्छी तरह से
दुनिया का एक विश्व मित्र बनकर के अपनी वैक्सीन मैत्री के जरिए हो, दवाइयों के जरिए हो। आई आप समझिए कि मॉरिशस को लाखों वैक्सीन प्रोवाइड की गई फ्री, और उनको मेडिसिन की जब जरूरत थी तो टन्स ऑफ मेडिसिन भारत ने सप्लाई करी है। आज ये जन औषधि केंद्र जो है भारत का एक रेप्लिकेशन, देखिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो भारत ने किए हैं, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए बड़ा एक महत्व रखते हैं और एक अच्छा मॉडल है। उसको वो अपने लिए हेल्थ केयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं समझता हूं कि भारत उसमें पूरी तरह से मदद करेगा, और इससे प्रूव भी होता है कि जो हमारी आयुष स्कीम है या औषधि केंद्र है वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि दूसरे देश भी उसको अपनाना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब सीधा रुक कर लेते हैं बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जो है एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बात यह भी बहुत साफ हो गया कि जो पश्चिम बंगाल सरकार स्टैंड ले रही थी कि गिरफ्तारी पर रोक है, उसका संदेश खाली के गुनाहों से कोई लेना देना नहीं था। तीसरी बात, उन्होंने जो ईडी के विषय के ऊपर गिरफ्तारी की रोक हटने के बाद गिरफ्तार किया, तो मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं कि यदि आपने ईडी के विषय पर गिरफ्तार किया है तो पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही है? मतलब बहुत साफ है कि अभी तक इस बात को पूरे संदेह के साथ कहा जा सकता है, बल्कि पुख्ता संदेह के साथ कहा जा सकता है कि शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था, और अब उसे दोबारा हिफाजत देने के लिए, ताकि वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। यह मैं मेहमान नवाजी शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, यदि आप लोगों ने तथाकथित गिरफ्तारी के समय उसकी भाव भंगिमा देखी हो, उसके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज देखी हो, और पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज देखी हो, क्या आपको लगता है कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की वो किसी गुनहगार की थी या किसी अदाकार की लग रही थी? जिस स्टाइल से वो चल रहा है और जिस ढंग से पुलिस वाले उसके पीछे चल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था ना कि बा अदब बा मुलायजा होशियार शाहजहां साहब जलवा अफरोज हो रहे हैं। कहीं से नहीं लग रहा था कि बेबसी जरा भी उसके चेहरे पे है, खौफ जरा भी उसके चेहरे पे है, गिरफ्तारी का कोई भाव उसके चेहरे पे है। ऐसा लग रहा था कि वो बाकायदा जलवा अफरोज हो रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, कभी पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपने देखा है कि वो पुलिस आगे चलती है कि गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति आगे चलता है? पुलिस आगे चलती है। यहां तो ऐसा लग रहा था पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, क्योंकि शाहजहां शेख जिस धमक के साथ आगे चल रहा था और पुलिस वाले जिस ढंग से कंधे झुकाए हुए पीछे चल रहे थे, यह मैं इसलिए कह रहा हूं, यह संदेश खाली का संदेश पूरे भारत के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत साफ है। उससे बड़ी आपत्ति हमारा साफ साफ पूछना यह है कि जिसको ममता जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिफेंड किया, वो अचानक पुलिस के द्वारा एक लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी अभी तक उसे सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त था, अब उसे लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है। हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन दोनों जवाब दें कि शाहजहां शेख जो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, इसका क्या मतलब है? किस बात की विक्ट्री? महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, बलात्कार के द्वारा उनकी जमीनें कब्जे जाने को विजय बताना, यह वही बात है। महिलाओं पर यातना और अत्याचार को विजय का प्रतीक बनाना, यह मध्यकालीन मुगलिया मानसिकता का प्रतीक है। और 21वीं सदी में शाहजहां शेख और ममता बनर्जी की सरकार उसी को आज एक रूप में सामने दिखाई दे रही है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि टेक्निकल सवाल हमारा यह है
कि यदि ईडी के हमले के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो ईडी को हैंडओवर क्यों नहीं कर रहे हैं। सेकंड सवाल हमारा टेक्निकल यह है कि महिलाओं पे उत्पीड़न और बलात्कार की धाराएं क्यों नहीं लगाई गई। और तीसरा सवाल यह है कि जब कैमरे के सामने उसका इतना जलवा दिख रहा है तो जेल में वो किस जलाल के साथ रह रहा होगा या रहेगा, इसका हमें सहज अनुमान लगाया जा सकता है। और चौथा नैतिक और राजनैतिक सवाल यह है कि उस विक्ट्री साइन का क्या कहना है। और मात्र इतनी ही बात नहीं है, आप देख रहे हैं कि मोदी जी के प्रति ईर्ष्या और वैमनस्य में किस सीमा तक इंडी गठबंधन के लोग गिरते जा रहे हैं कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद जी इस सीमा तक बोल देते हैं कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, हमारा नहीं है। यह बोलने का भाव क्या है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, यह बीके हरिप्रसाद जी का या कांग्रेस के किसी नेता का जुबान से फिसला हुआ बयान नहीं है। मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स, बोथ वर द फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर एंड सलमान खुर्शीद जी वर द फॉर्मर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जाके ये कहे थे ना कि पाकिस्तान में जाके कहे थे कि मोदी जी को हटाना है तो मदद करिए। राहुल गांधी जी के बयान को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार के खिलाफ प्रयोग किया था। इमरान खान ने बतौर प्राइम मिनिस्टर उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंजाब में, सिद्धू की तरफ इशारा करते हुए रैली में बोला था कि जब तक यह सरकार रहेगी तब तक हमारे हालात नहीं सुधरेंगे, जब आप लोग आएंगे तभी हमसे संबंध बेहतर होंगे। हाफिज को साहब किसने बोला था? कांग्रेस के नेता ने। और हाफिज सईद का वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कहता है कि भारत में सिर्फ बीजेपी जैसे खराब लोग नहीं है। देखिए आज कांग्रेस पार्टी ने तो ऐलान कर दिया है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जो कर रहे हैं वो बंद करिए, कोट अनकोट। तो साहब ये प्यार का इकरार दो तरफा है। इसलिए मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप अपराधी आतंकवादी तत्वों को समर्थन दे रहे हैं और दूसरी तरफ खुलेआम ये बयान दे रहे हैं, तो इंडी गठबंधन और राहुल गांधी जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि मोहब्बत की दुकान में पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत क्यों नजर आ रही है। और ये फिर मैं बोल रहा हूं, अगेन आई एम कोटिंग विद रेफरेंस, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में भारत की यात्रा के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वार्ता के आधार पर लिखा था कि 2008 में 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। और उस समय रॉय आईबी के चीफ थे जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था इस बात पे, चूंकि लगातार संकेत दिए गए थे कि ऐसा होने वाला है। परंतु उसके बावजूद बकौल बैरक ओबामा, अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो बैरक ओबामा पे जाके मुकदमा कर दें, बकौल बैरक ओबामा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इसलिए निर्णय नहीं लिया कि पाकिस्तान के खिलाफ हुई किसी भी कार्रवाई से बीजेपी को फायदा न हो जाए। यानी हमारे सैकड़ों लोग मारे गए, हमारे सिपाही मारे गए। तुकाराम मामले को तो याद है, हाथ में वो पकड़ते हुए गोली लग गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासत के तराजू पे तौलना है, चाहे पीड़ित महिलाओं का दर्द हो, आदिवासी महिलाओं का दर्द हो संदेश खाली में, दलित महिलाओं का दर्द हो, वो पहले तराजू पे, सियासत के तराजू पे तौला जाता है कि कौन सा वोट बैंक तगड़ा वाला है, फिर उसके आधार पे बोला जाता है। और फिर चाहे देश की सुरक्षा हो या देश का आत्मसम्मान हो, उसको भी उसी प्रकार से राजनीति के तराजू पे तौला जाता है। और आपने वो भी देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका उल्लेख किया है कि तमिलनाडु की सरकार ने चीन का मिसाइल, चीनी फ्लैग, अब बताइए, चीन के साथ करार तो सुना था, डोकलाम में चीन के साथ लंच और डिनर तो सुना था, अब यही कसर रह गई थी कि इंडी गठबंधन की सरकारों में मिसाइल पे चीन का झंडा नजर आएगा। मगर आप आश्वस्त रहिए कि भारत की जनता इस हर एक चीज को, भारत की यह विवेकपूर्ण जनता हर एक चीज को बहुत गंभीरता से देख रही है और इसका समुचित प्रत्युत्तर देगी। महिलाओं के उत्पीड़न का माकूल जवाब मिलेगा,
पाकिस्तान से प्रेम का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और चीन के झंडे का बिल्कुल एप्रोप्रिएट रिप्लाई इस गठबंधन की सरकार को मिलेगा। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, यह वही डीएमके की सरकार है जिसके डी फैक्टो नंबर 2 मिनिस्टर इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश की कॉन्फ्रेंस करते हैं, बयान नहीं अभियान की बात करते हैं। वही चीन का मिसाइल दिखाते हैं और चीनी झंडा उनके कार्यक्रमों में दिखाया जाता। इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट्स हैं और इस प्रकार के चित्र बहुत स्पष्ट रूप से उपस्थित हैं और आज तक अभी तक डीएमके की सरकार ने न इसके लिए माफी मांगी है, न सफाई दी है, न इसका कोई खंडन किया है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता जा रहा है, इंडी गठबंधन के दलों की भारतीय समाज के प्रति असंवेदनशीलता और हिकारत उभर कर उत्तरोत्तर सामने आती चली जा रही है। धन्यवाद। यही तो पॉइंट कह रहे हैं। अगर उन्होंने ईडी के प्रिटेक्स्ट पे अरेस्ट किया है तो इट इज इनकम्बेंट ऑन द पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू हैंड इट ओवर टू ईडी। क्या मजाक की बात है? मतलब क्या पुलिस ये कहेगी कि अब ईडी अब तो बरामद हो गया ना, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन है वो क्या है? मतलब देयर आर टू थिंग्स। इट मींस द वेस्ट बंगाल पुलिस इज सेइंग दैट वी विल प्रिवेंट हिम टू बी अरेस्टेड बाय ईडी। क्लियर है? इसका मतलब साफ हो गया ना। अभी तक वो पोशीदा था, महफूज था, दामने रहमत में था, अब मेहमान नवाजी में आ गया है। तो सीधे तौर पर न सिर्फ विपक्ष बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए और उसके साथ साथ कुछ सवाल भी सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी इस प्रेस वार्ता के दौरान खड़े किए कि आखिर शाहजहां शेख की जो गिरफ्तारी है वो ईडी के जिस तरह का हमला किया गया था ईडी पर उस मामले में हुई है तो उसको ईडी को सौंपा जाए, और जो जिस तरह का रौब देखा गया जब गिरफ्तारी की गई उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि अब कहीं ना कहीं और महफूज शायद जो शाहजहां शेख है उसको किया जा रहा है। और उसके साथ साथ कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का जो बयान था जिसको उन्होंने निंदनीय बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है वो बीजेपी का दुश्मन है, हमारा नहीं। और साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस तरह की ही जो बयान है वो कहीं ना कहीं जो ऐसी जो भावनाएं हैं, जब हम आतंकवादी संगठनों की बात कर रहे हैं, इस तरह की जब स्थितियां सामने आती हैं उनको बढ़ावा देती हैं, तो कोशिश यही करनी है कि कैसे हम देश को मजबूत बना सकते हैं, लेकिन देश के लोग ही इसकी मजबूती जो है, एकता जो है, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। आई खबरों में आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जल आपूर्ति, कोयला उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में अपर नर्मदा परियोजना, रघुपुर बहुउद्देश्य परियोजना और बसानिया बहुउद्देश्य परियोजना शामिल है।
प्रधानमंत्री 2200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 3 रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जखलौन एवं खौरा सड़क मार्ग पर तीसरी लाइन की परियोजना, न्यू सुमावली जोरा अलापुर रेलवे लाइन में गौज परिवर्तन परियोजना और पोवारखेड़ा जुझारपुर रेल लाइन फ्लाईओवर की परियोजना शामिल है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री पूरे प्रदेश में लगभग 1000 करोड़ रुपए की कई औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में रतलाम में बड़ा औद्योगिक पार्क, मुरैना जिले के सीतापुर में मेगा चमड़ा जूते एवं सहायक उपकरण केंद्र, इंदौर में परिधान उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले पार्क, औद्योगिक पार्क मंदसौर जगाखेड़ी चरण 2 और धार जिले में औद्योगिक पार्क पीथमपुर का ओनियन परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री देश को कोयला क्षेत्र की 1000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं समर्पित करेंगे। इनमें ज्वाइंट ओसीपी सीएचपी साइलो एनसीएल सिंगरौली और दुधिचुआ ओसीपी सीएचपी साइलो शामिल है। प्रधानमंत्री अमृत 2.0 के तहत लगभग 880 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं और राज्य भर के कई जिलों में जल आपूर्ति प्रणालियों को बढ़ाने और मजबूत करने की अन्य योजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री आरामबाग में एक बड़ी जनसभा करेंगे और हजारों करोड़ की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में काफी खुशी है। देखिए, मोदी जी तो इधर जुबा का इधर रहता है। मोदी जी तो नाम अलग ही से होता है और मोदी जी जुबा के लिए इतना काम कर रहा है। पूरा इंडिया जितना जुबा है सब एक ही तो चाहता है मोदी जी आ रहे हैं, अपना अपना इलाका में आइए। तो हम लोग का इतना मांग था आरामबाग में आई है, मैं बता नहीं सकता। मैं ही युवा हूँ, मैं देश हित के लिए मैं मोदी जी के मैं समर्थन करता हूँ। मैं मोदी जी के काम करके मैं बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं मोदी जी के सैल्यूट करते हैं। मोदी जी देश के लिए इतना सोचता है तो और इतने साल कांग्रेस की सरकार थी तो कोई नहीं सोचता जी। मोदी जी इतने थोड़ा थोड़ा करके देश के लिए मैं पॉइंट टू पॉइंट तो सोच के देश के लिए काम करते हैं। मेरे को युवा शक्ति बहुत अच्छा लगा। मोदी जी आने के बाद पूरा दुनिया इंडिया को दूसरी नजर से देख रहा है। मतलब इंडिया का पहले पहचान अलग सा हो गया। दैट इज वन टाइप ऑफ प्रमोशन, क्योंकि इससे नजरिया चेंज करने वाला। एक नेता वही होता है जिसको लोगों ने चुनते हैं और नेता वही होते हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं। और मोदी जी के साथ देश का नाम, इंडिया का नाम जुड़ गया। तो मोदी जी आने के बाद जो युवा के हौसला है और देश का जो हौसला है उसमें बहुत ही बढ़ावा चाहिए। और जो मुद्रा लोन स्पेशली है उसमें युवा का हिस्सेदारी, स्पेशली युवा और जो क्या बोलते हैं महिला, उसके हिस्सेदारी ज़्यादा हो रहा है। तो जो लोग पहले नौकरी के लिए जुटते हैं वो अभी थोड़ा बहुत एमएसएमई सेक्टर में या फिर कुछ इंडस्ट्री वगैरह लगाकर खुद भी कमा रहा है और 2-4 लोगों को और भी नौकरी दे रहा है। और आइए अब बात करते हैं ताजा खबर की। टीएमसी नेता और संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। शाहजहां शेख को कल रात उत्तर 24 परगना के मिलाखा इलाके से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद आज उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पुलिस ने 14 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस को 10 दिन की रिमांड दी। इस बीच संदेश खाली जांच की कमान सीआईडी ने संभाल ली है। संदेश खाली घटना के मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर सरकारी वकील अरुण बाल ने कहा कि शाहजहां शेख को अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन की इजाजत दी है। और उस केस में 14 डेज का पीसी मांगा था, उसमें 10 डेज अलाउ हुआ है। लाइनेट को 10 डेज के लिए पीसी अलाउ किया है। इसमें वो जो ईडी ऑफिसर्स जो संदेश खाली में जाकर उनके बाड़ी जाकर जो उनको नोटिस सर्व इन्वेस्टिगेशन पर्पस उनको तरह मीट करने जा रहा था, उसमें उन्होंने इंस्टिगेट किया। कुछ लोगों ने मिलकर ईडी ऑफिसर्स पर कुछ अटैक हुआ था। उसमें बहुत सारे ईडी ऑफिसर्स इंजर्ड हुआ, ग्रीवियसली इंजर्ड हुआ था। उसका गाड़ी भी टूट गया था, भंगचूर हुआ था। ठीक है, और उन लोगों का जो मोबाइल, लैपटॉप, जो पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने स्नैच कर लिया था।
टीएमसी नेता शाहजहां शेख को कलकत्ता हाईकोर्ट से भी तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर शाहजहां शेख को लेकर सख्त टिप्पणी की और आगे फिलहाल राहत न मिलने के संकेत दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि शाहजहां के मामले में अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों ने 5 जनवरी को छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। आज शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका के मामले में सुनवाई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगन्नम ने फटकार लगाते हुए कहा कि हमें इस व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं है और हम सोमवार को मामले की सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा कि शाहजहां पर 42 मामले दर्ज हैं और शाहजहां के वकील को अगले 10 साल तक कोर्ट आना जाना पड़ेगा। जिन धाराओं के तहत शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया है वे गंभीर आरोप के तहत आती हैं। पुलिस ने शाहजहां के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 353, 427, 323, 506, 34 एवं पीडीपी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। यह मामला 5 जनवरी को ईडी की एक औपचारिक शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ था। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में कई महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां पर यौन हिंसा और जमीन हड़पने का आरोप लगाया था और एफआईआर दर्ज कराई है। इससे पहले 5 जनवरी को शाहजहां शेख और उसके गुर्गों ने प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर ही हमला कर दिया था। इसमें ईडी टीम के 3 अधिकारियों को लहूलुहान कर दिया गया था। हमलावरों ने अफसरों के मोबाइल लूट लिए थे और वाहनों में भी तोड़फोड़ की थी। गौरतलब है कि ईडी की टीम शाहजहां के घर 10,000 करोड़ के राशन घोटाले से जुड़े मामले में जांच करने पहुंची थी। इस मामले में गुरुवार सुबह शाहजहां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे 10 दिन की फिलहाल पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता में कहा कि आज बंगाल में हम अंत की शुरुआत देख रहे हैं। संदेश खाली घटना के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी सभी के लिए आंखें खोलने वाली है। हमें बंगाल में हिंसा को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमें कड़ी कार्रवाई करनी होगी। Today in Bengal, we see the beginning of an end. The arrest of the prime accused in the Sandesh Khali incidents is an eye-opener for everyone. This is only the beginning. Last election, Panchayat elections, I had the opportunity to go to the field, interact with the people, interact with the victims and the prey. I could gather that this, what I can call, what the people call, the Gunda Raj, is very much there in many pockets of Bengal. Strong action has to be taken. This has to be nipped in the bud. That is the exercise which we should all focus on in the coming days. शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये गिरफ्तारी नहीं है, यह आपसी समायोजन है। जब तक केंद्रीय एजेंसियां उसे हिरासत में नहीं लेंगी तब तक वहां की पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। We have to wait in democracy, in democratic governance. We have to wait for justice to be done. Justice delayed, of course, is difficult for us to bear, but justice is done. A few days have been lost, which is deplorable. That now it is not the time for a blame game. If any lapses have taken place from government or any other authorities, we have still time to look into that, dissect it, and come at our own decision. My suggestion as governor is for all the youngsters, treat it as an occasion to surrender. They can voluntarily surrender. Otherwise, preventive action has to be taken. We cannot, we should not allow law breakers to take the law in their hands, and this kind of intimidation, particularly on women, cannot be tolerated in a civilized society like Bengal. ये अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी इसको हिरासत में नहीं लेगा, उतना टाइम तक वहां का पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। कोर्ट का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस पूरा कोर्ट में बताया, कोई ऑब्जर्वेशन था, जहां हमारी कोई ये इंटरलोगेटरी स्टे नहीं है। एक गलत भ्रम टीएमसी का नेता लोग ने और पुलिस पैदा कर रहा है।
तो शुभेंदु अधिकारी का साफ तौर पर यही कहना था कि ये समायोजन है। और उससे पहले जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं उन्होंने भी कहा कि किस तरीके से जो एक हमारी सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो समाज है, उसमें इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। वहीं टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब भाजपा संदेश खाली की महिलाओं की आवाज बनी और कोर्ट ने बार बार फटकार लगाई, तब जाकर टीएमसी ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी कराई है। What is the TMC government and police gloating about? They should not be saying that they have finally arrested Shahjahan. They should be telling us that for the last 50 plus days, who was defending giving state patronage and protection to Shahjahan. Shahjahan has been arrested only as a cosmetic measure. It is nothing but eyewash. It is only happening when the BJP took up the issue of Sandesh Khali, was on the streets. That is when Shahjahan, who was in the state protection, state Savrakshan and state custody, has now been shown as arrested. He was actually always with the TMC. साथ ही भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में लोकतंत्र और संविधान का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है और उनके शासन में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का होना ममता सरकार के ऊपर एक कलंक है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट के दखलंदाजी के बाद में उसको पुलिस ने गिरफ्तार की है, क्योंकि वहाँ की पुलिस लगातार, वहाँ की सरकार ममता बनर्जी के कहने पे चलती है। उनके लिए नियम कानून लोकतंत्र संविधान कुछ भी नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ कोर्ट ने, जिसने जो समय निर्धारित किया उससे पहले उसकी गिरफ्तारी हो गई है। ये ममता बनर्जी पे बहुत बड़ा कलंक है कि उनके राज्य के अंदर किस प्रकार से अकबर जैसे लोग जो मीना बाजार में घूम के लड़कियों को ढूंढ के लाया करते थे, ऐसे वहाँ के उनके शासन में लड़कियों को, औरतों को उठाकर बलात्कार किए जाने की घटनाएं घट रही हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर संदेश खाली की महिलाओं में काफी खुशी है। महिलाएं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रही हैं। संदेश खाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके करीबी सहयोगियों पर जबरदस्ती जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, लेकिन आज उसकी गिरफ्तारी के बाद एक खुशी जो है इनके चेहरे पर देखी गई। संदेश खाली में महिलाओं पर हुए दुराचार को लेकर भोपाल में बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने इसने की मांग की है। महिलाओं ने एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में सैकड़ों महिलाओं पर हुए अत्याचार पर हैरानी जताते हुए इस मामले में जल्द से जल्द और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। और बात हिमाचल प्रदेश की, जहां राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि इन विधायकों ने विहिप का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित किया जाता है। स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत ये फैसला सुनाया है। जिन विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है उनमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुटेलहट के विधायक देवेंद्र भुट्टो, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर और बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल शामिल हैं। Respondents have incurred disqualification under para 2, 1, clause 1, subclause A of the 10th schedule, and therefore I hold and declare that respondent number 1 to 6 cease to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effects. और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। बीजेपी आईटी सेल को लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी के ट्वीट को रीट्वीट करने के चलते अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस में राजधानी कोर्ट में सुनवाई 14 मार्च तक के लिए टल गई है। कोर्ट को बताया गया है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी को निचली अदालत का कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सुनवाई की अगली तारीख 11 मार्च तय की है। सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में केजरीवाल ने माना था कि उन्होंने रीट्वीट कर गलती की है। तब सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता के वकील से पूछा था कि क्या वो केजरीवाल की सफाई से संतुष्ट हैं। अगर वो तैयार हैं तो मामले को खत्म किया जा सकता है। 11 मार्च को होने वाली सुनवाई में शिकायतकर्ता के वकील कोर्ट को इस बारे में अवगत कराएंगे।
बात मध्य प्रदेश के डिंडोरी की, जहां पिकअप वाहन के पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शेपुरा में भर्ती कराया गया है। हादसे के शिकार लोग एक गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। हादसा बिछिया थाना क्षेत्र में आज तड़के 3 से 4 बजे के बीच हुआ। सीएम ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के इलाज के निर्देश दिए हैं। डिंडोरी में हुए सड़क हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिनिधि के रूप में मंत्री संपतिया उइके घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने हादसे की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ है। ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे पहाड़ जैसे दुख जो अचानक ऐसी घटना हुई, ऐसे दुख के घड़ी में उन परिवारजनों के साथ हमारी सरकार और हम सब लोग, हमारे माननीय विधायक सब उनके साथ हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। वाकई में ऐसी स्थिति देख कर के मुझे खुद भी बहुत दुख हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे जो मृतक परिवार हैं उनके लिए उन्होंने 4-4 लाख रुपए की घोषणा किया है। और जिला प्रशासन की ओर से रोगी कल्याण की तरफ से हमने 20-20 हज़ार रुपया उनके परिवार को देने का घोषणा किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में हुई सड़क दुर्घटना पर दुख जताया है। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में हुई सड़क दुर्घटना में अनेक लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। मेरी प्रार्थना है कि इस हादसे में घायल हुए सभी लोग शीघ्र स्वस्थ हों। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के डिंडोरी सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर कहा कि उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। इसके साथ ही सभी घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना पीएम ने की है। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव सहायता में जुटा हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस के नेता लगातार अपने विवादित बयानों से घिरते नजर आ रहे हैं। नासिर हुसैन और उनके समर्थकों के बाद अब कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने विधायी परिषद में पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन राष्ट्र हो सकता है, लेकिन ये कांग्रेस के नहीं। इस बयान पर बीजेपी ने राष्ट्र विरोधी भावनाएं उकसाने का आरोप भी लगाया। कर्नाटक बीजेपी ने कहा, पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस का क्या रुख है और स्थिति है, वह बीके हरिप्रसाद के सदन में यहां पर उनके बयान से स्पष्ट होता है। उन्होंने पाकिस्तान को बीजेपी के लिए दुश्मन और पाकिस्तान को कांग्रेस के लिए पड़ोसी बताकर यह स्पष्ट कर दिया कि जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच घनिष्ठ संबंध वर्तमान पीढ़ी तक अभी भी जारी हैं। कर्नाटक में नासिर हुसैन और उनके समर्थकों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने विधायी परिषद में पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया, उस पर लगातार अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी घिरती नजर आ रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बसवराज बोम्मई का कहना है कि कांग्रेस ने राज्य पर शासन करने के लिए सभी नैतिकता खो दी है। कांग्रेस हैज लॉस्ट ऑल मॉरल एथिक्स टू रूल द स्टेट. They are allowing pro-Pak slogans inside the Vidhan Sabha. This is a heights. This is a danger to our security of the country and the democracy of this country. Still, the government is not taking any action. They are trying to cover up the whole issue. And we are against it. We have protested and boycotted it. 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट केस में अजमेर की टाडा कोर्ट ने 2 आरोपियों इरफान और हमीउद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये फैसला करीब 30 साल बाद आया है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1993 में लखनऊ, कोटा, हैदराबाद, सूरत, कानपुर और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। कोर्ट ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। तीनों अभियुक्तों में से 2 अमीरुद्दीन और इरफान दोनों को आजीवन कारावास दिया गया है। इनको दोषी माना गया है और टाडा एक्ट के अंदर भी और आईपीसी की धारा के अंदर भी इन लोगों को, और रेलवे अधिनियम की धारा और रेलवे अधिनियम और लोक संपत्ति अधिनियम, इन सबके साथ में इनको आजीवन कारावास दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के 2018 के फैसले को पलटा, जिसमें कहा गया था कि अदालतों में लंबित मुकदमे पर हाई कोर्ट या निचली अदालत से लगाई गई अंतरिम रोक 6 महीने के बाद अपने आप हट जाएगी। संविधान पीठ ने कहा कि संवैधानिक कोर्ट को निचली अदालतों में लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं करनी चाहिए। निचली अदालत ने जज स्थानीय जमीनी हकीकत को कहीं ज्यादा बेहतर समझते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि उन पर छोड़ दिया जाए कि वो किस मुकदमे के निपटारे को प्राथमिकता दें। बेहद असाधारण परिस्थितियों में ही संवैधानिक कोर्ट को निचली अदालत में लंबित मुकदमों की समय सीमा तय करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में पहली बार मतदान करने जा रहे युवा मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की थी। पहली बार मतदान करने जा रहे गुवाहाटी के युवाओं में भी खासा उत्साह इसके बाद से देखने को मिल रहा है। मैं इस बार बहुत गर्व फील कर रही हूँ कि मैं इस बार वोट दे पाऊँगी, क्योंकि मेरा इतना साल तक 18 साल नहीं हुआ था। इस बार 18 साल की हुई हूँ और मेरे जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं, युवा हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि वो सब आके इस बार वोट दें और अपना योगदान वोट पे दिखाएं। मैं पहली बार वोट देने आ रहा हूँ, तो मैं आह्वान करूँगा जितने भी मेरे जैसे युवक हैं जो पहली बार वोट देने वाले हैं, इस बार वो निकल के सामने आए और अपना वोटदान दीजिए। इस बार मैं पहली बार वोट देने जा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है इस बार पहली बार जो वोट देने जा रहा हूँ। और मेरे जैसे जितना भी वो लोग हैं, मेरा साल का जितने लोग हैं, उन लोग का आह्वान करता हूँ कि सब लोग आए और वोट दे। पहली बार वोट डाल रहा हूँ और मेरे जितने भी साथ के लड़का लड़की हैं, सबको इस बार वोट डालना चाहिए, मेरी तरफ से आग्रह है। तो देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो पहली बार मतदान कर रहे हैं वो युवा अब पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।